Welcome to Rise Your Talent. Myself Ekta, and today I am going to teach you chapter How do organisms reproduce? बच्चों आज हमारा टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन. ठीक है ना? रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं. अब इस प्रोसेस से पढ़ने से पहले हम लाइफ प्रोसेस पढ़ चुके हैं. हम बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? ठीक है, नहीं रह सकते ना. क्या हमारी हार्ट बीट अगर स्टॉप हो जाए, अगर हमारा हार्ट फंक्शन करना बंद हो जाए, तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? आंसर इज नो, हम जिंदा नहीं रह सकते. ठीक है, पर क्या हमारी बॉडी में अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? यस, ऑब्वियसली. ये इतना कोई नेसेसरी प्रोसेस नहीं है. जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है कि हम रिप्रोडक्शन करें, बट फिर भी ये प्रोसेस होता है. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन कर कर न्यू इंडिविजुअल बनाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, तो वो क्यों फॉर्म करता है? क्यों? और इसमें तो एनर्जी भी लगती है. जैसे हर प्रोसेस में एनर्जी लगती है, रिप्रोडक्शन में भी एक एनर्जी लगती है. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना चाहेगा? क्या ये वेस्टफुल प्रोसेस है क्या? टेल मी. हमारे माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले. व्हाई रिप्रोडक्शन? Why reproduction is occurring? So answer to this question is, अगर हम इसका आंसर देखें कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो हम ऑर्गेनिज्म को देख भी नहीं सकते. इस वर्ल्ड में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, क्यों हैं? रिप्रोडक्शन की वजह से, तभी तो हम उनको देख पा रहे हैं. चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे वर्ल्ड में सारे नॉन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो गए, कोई रिप्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, तो धीरे धीरे क्या होगा? आपको पता है सबका एक लाइफ स्पैन होता है. एवरीवन नोज अबाउट लाइफ स्पैन. व्हाट इज लाइफ स्पैन? बर्थ से लेके डेथ तक ये जो ड्यूरेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? लाइफ स्पैन. हमें पता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बर्थ लेते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेथ लेते हैं, डेथ भी होती है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की. और इस ड्यूरेशन को, जब तक उनका जो टाइम पीरियड होता है वो इस ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लाइफ स्पैन. और ये लाइफ स्पैन कांस्टेंट नहीं, ये वेरी करता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो जितने ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं उतने क्या हो रहे हैं? डाई भी हो रहे हैं. ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है, बर्थ रेशियो और मॉर्टेलिटी रेशियो, ये क्या होता है? ये बैलेंस चलता है. तो हमें पता है कोई भी इमॉर्टल तो है नहीं. ठीक है ना, अमर तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में. ठीक है, इसलिए प्रोसेस रिप्रोडक्शन होना जरूरी है. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे तो हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन कि हम रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? रिप्रोडक्शन एक वेस्टफुल प्रोसेस नहीं है. ये आगे आपको और क्लियर होगा. जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं बैक्टीरिया का. कोई भी बैक्टीरिया है, मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी डायग्राम बना रही हूँ. ठीक है, XYZ. अब ये बैक्टीरिया की बहुत सारी स्पीशीज होंगी. ठीक है, अभी ये एक बैक्टीरिया एक है, ओनली सिंगल बैक्टीरिया. धीरे धीरे ये रिप्रोड्यूस करेगा, इसके और ऑफस्प्रिंग बनेंगे, न्यू बैक्टीरिया बनेंगे, बेबी बैक्टीरिया बनेंगे. बोल दो इसको बेबी बैक्टीरिया. ओके, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे. कोई भी ऐसी सिचुएशन आई, इसने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया. ठीक है, जो रिप्रोडक्शन नहीं करते उन्हें बोलते हैं हम स्टेराइल. उस टर्म को क्या बोलते हैं? आगे हम और पढ़ेंगे. स्टेराइल, दो टर्म पढ़ेंगे, स्टेराइल एंड फर्टाइल. जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उनको फर्टाइल बोलते हैं, जो नहीं कर सकते उनको स्टेराइल. किसी भी रीजन से अगर ये नॉन रिप्रोड्यूसिंग हो गए तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बैक्टीरिया का नंबर कम होगा और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें बैक्टीरिया दिखेंगे ही नहीं. ठीक है, और अगर हम उसका दूसरा केस देखें कि इन सब में रिप्रोडक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया की स्पीशीज में रैपिड रिप्रोडक्शन हो रहा है, फास्ट रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो धीरे धीरे हमें और इसने आगे रिप्रोडक्शन का, इस बैक्टीरिया ने और बैक्टीरियाज बने. ऐसे करते करते क्या होगा? इस पूरे एरिया को कौन कवर कर लेगा?
ये सारे बैक्टीरियाज कवर कर लेंगे इस एरिया को, ठीक है। और इस हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन का रेट भी क्या होगा, फास्टर होगा। धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता बढ़ता क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमको बैक्टीरिया की क्या मिलेगी, एक पूरी पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो जब सिमिलर काइंड, जब सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, तो हमें ऑब्जर्व भी ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा उतना ज़्यादा हम उसको नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, उतने ज़्यादा एरिया को कवर करेगा, ठीक है। वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसलिए हम देखते हैं अभी वर्ल्ड में हर एरिया, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, वैसे तो ह्यूमंस ने भी सारा एरिया कवर कर लिया है, पर फिर भी बैक्टीरिया तो सब जगह है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, वो तो सब जगह हैं, वो भी रिप्रोड्यूस करें। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब रिप्रोड्यूस करें और उससे ही लाइफ चल रही है आगे, ठीक है। ये तो क्लियर हुआ कि वाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ओके। अब हम प्रोसेस पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अब हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं रिप्रोडक्शन की। क्या बन सकती है डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ living organism to produce new living organism which look similar to themselves. It is ability of living organism to produce new living organism which look similar to themselves। ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में हमें रटना नहीं है, बायो के जितने भी प्रोसेसेस हैं आप सब देख सकते हो रियल लाइफ में, ओके। तो आप हर चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको कुछ भी रटना नहीं है। हमें पता है रिप्रोडक्शन क्या है, हर ऑर्गेनिज्म में एबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन करने की। जितने भी ऑर्गेनिज्म अभी एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे हमसे पहले कौन आए, हमारे पेरेंट्स आए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स से रिप्रोडक्शन किया और न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, मतलब हम बने, दैट इज ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। ऑफस्प्रिंग एक बायोलॉजिकल टर्म है। जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी वैसे वैसे कुछ बायो की टर्म्स भी आएंगी। न्यू बॉर्न बोल दो, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल दो, उन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। और फॉर्म तो हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे लुक सिमिलर टू देमसेल्फ। हम देखते हैं हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे सेम तो नहीं होते हैं। ट्विंस एक एक्सेप्शन है बेटा, ट्विंस एक एक्सेप्शन है। बाकी जो हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे तो नहीं होते हैं। कुछ फीचर्स हमारे सिमिलर होते हैं, कुछ फीचर्स हमारे पेरेंट्स से भी सिमिलर होते हैं, क्योंकि हमारे जो करेक्टर्स है, हमारे जो फीचर्स है वो कहाँ से आए, हमारे पेरेंट्स से ही तो हमको मिले हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई रिप्रोडक्शन की। इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच लुक सिमिलर टू देमसेल्फ। इज इट क्लियर? नोट डाउन। किया? ये तो क्लियर हुआ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका मीनिंग कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। हमने ये भी जाना कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है, ये भी हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट हमको ये समझना है, जैसे कोई भी दो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बैक्टीरिया की बात करी, ठीक है, वैसे ही मैं ह्यूमन की बात करती हूँ। एक तो है हमारे बैक्टीरिया,
और एक है हमारे ह्यूमन। ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। बहुत सारे ह्यूमंस, बहुत सारे इंसान और बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया है, ठीक। ये दोनों ऑर्गेनिज्म तो हैं, पर हम स्पीशीज किसको बोलते हैं? स्पीशीज टर्म किसके लिए यूज में ले रहे हैं हम? बायो की एक टर्म है स्पीशीज। ऑर्गेनिज्म तो हमें पता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स, कितने सारे एनिमल्स हैं, जैसे काव है, गोट है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म तो हमें पता है इससे पहले वाली क्लासेस में। स्पीशीज को क्या बोलेंगे हम? अगर आपको कोई पूछे स्पीशीज क्या होती है, तो स्पीशीज ये होती है जब एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत ज्यादा नंबर में, अगर बहुत ज्यादा नंबर में एक ही ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज बन जाती है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ह्यूमंस ही ह्यूमंस है, ह्यूमंस ही ह्यूमंस है, यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस है, तो हम क्या बोलेंगे? ये एक ह्यूमन की स्पीशीज है। क्या बोलते हैं इन्हें हम? इनको हम ह्यूमन की स्पीशीज बोल सकते हैं। वैसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? ये एक बैक्टीरिया की स्पीशीज है, ये एक बैक्टीरिया की स्पीशीज है, ठीक है। कैसे बोला स्पीशीज? इस बैक्टीरिया ने आगे रिप्रोड्यूस करके एकदम सिमिलर बैक्टीरिया बनाया, इस ह्यूमन ने रिप्रोडक्शन करके एकदम सिमिलर न्यू ह्यूमन बनाया, ठीक है। ये सारे सिमिलर हैं, इन सब में फीचर सिमिलर है, सबके पास 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स है, 1 नोज है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर, इसको क्या बोलते हैं हम? बॉडी डिजाइन। इसका भी एक क्या होता है? टर्मिनोलॉजी होती है, बेसिक बॉडी डिजाइन। अगर आज हम ऑब्जर्व करें जितने भी इंसान हैं उन सब अगर हम इसको इंसान बोलते हैं तो सब में 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 2 कान, ये सब होते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रक्चर बोलेंगे, हमारा बॉडी डिजाइन बोलेंगे। और ये बॉडी डिजाइन हमको क्या करता है? रिजेंबल कर लेते हैं। अगर हमारे सामने एक डॉग है और एक ह्यूमन है तो आपको बोलेंगे कि ह्यूमन कौन है, तो ह्यूमन को कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे? बॉडी डिजाइन से। तो जब ह्यूमन के साथ ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ह्यूमन बैक्टीरिया के साथ भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हम स्पीशीज टर्म ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म से, तो वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। ये डिफरेंस होता है ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज में। क्लियर है? जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेम काइंड के साथ, ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस विद देयर सेम काइंड, दे आर नोन एज स्पीशीज। उनको हम बोलते हैं स्पीशीज। तो जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होता है वैसे वैसे क्या होता है? एक स्पीशीज स्टैब्लिश होती है, फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन बनती है। क्लियर हुआ बेटा? तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज, रीजन बिहाइंड इज रिप्रोडक्शन, बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन को एक टर्म और यूज में ले सकते हैं हम, रिप्रोडक्शन की ही एक और टर्म होती है, दैट इज इंटरब्रीड। कई बार हम इंटरब्रीड भी बोलते हैं, इंटरब्रीडिंग भी एक टर्म होती है। ओके, धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, नोट इट डाउन। ये तो क्लियर हुआ कि रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, किन स्पीशीज में रिप्रोडक्शन हो सकता है। जो दोनों स्पीशीज आपस में रिप्रोडक्शन कर सकती है उनको हम स्पीशीज बोलते हैं। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एक स्पीशीज का एग्जांपल दे रही है, तो मैंने आपको सिखा दिया अभी स्पीशीज रिकॉग्नाइज करना। अब मैं स्पीशीज का एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि अगर ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन हुआ, जैसे हमारे सिबलिंग्स हैं, तो क्या हमारे सिबलिंग्स और हम सेम है क्या? आइडेंटिकल टर्म, एक है टर्म आइडेंटिकल और एक है टर्म सेम या फिर सिमिलर। सेम एंड आइडेंटिकल में क्या डिफरेंस होता है? एक होता है सिमिलर, एक होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल तो मतलब कॉपी, आइडेंटिकल वी कैन से दैट कॉपी, ठीक है।
जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो क्या कॉपीज बनती है? सेम कॉपी मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स ने रिप्रोडक्शन किया और हम बने, तो हम क्या एग्जैक्टली सेम होते हैं क्या हमारे पेरेंट्स के? आइडेंटिकल होते हैं क्या? नो, हम सिमिलर होते हैं। हम क्या होते हैं? हम सिमिलर होते हैं, हम आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। बट रिप्रोडक्शन होता कैसे है ये सब तो हमने अभी पढ़ा, कौन रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ मैं आपको रिप्रोडक्शन का, वो है डीएनए कॉपी कैसे बनती है। आप लोग 9th क्लास में सेल पढ़ चुके हो। सेल में आपने न्यूक्लियस पढ़ा था, ठीक है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पढ़े थे, पढ़ा था ना, सेल पढ़ा था। सेल में न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पढ़ा, और क्रोमोसोम में ही आपने एक और इम्पॉर्टेंट थिंग पढ़ी थी, दैट इज डीएनए। अब आगे जो अपना भी मैकेनिज्म चलेगा वो किससे चलेगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से। जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो कौन पार्टिसिपेट करता है? डीएनए। हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शन से डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। सबसे पहले डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है। क्लियर है सबको? जैसे मैं एक सेल लेती हूँ बेटा, और इस सेल में एक डीएनए, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, ठीक है। मैं मार्क कर दूं इसको, ये डीएनए है और ये हमारा सेल है। सबसे पहले क्या स्टेप है? डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा। बना देते हैं, एक कॉपी बन गई इसकी। नेक्स्ट क्या होता है? ये तो कॉपी बन गई। इस डीएनए में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमारा हेयर कलर, हमारी हाइट, ये सारी इंफॉर्मेशन, क्या हाइट होगी हमारी, क्या हेयर कलर होगा। बहुत सारे हेयर कलर्स होते हैं, हमें पता है। आई कलर कैसा होगा, ये जितने भी हमारे फीचर्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, वो सब किस पे लोकेटेड है? डीएनए। डीएनए प्रोटीन बनाता है। डीएनए क्या करता है? डीएनए मेक्स प्रोटीन, और उस प्रोटीन से आगे हमारी बॉडी बनती है, बॉडी डिज़ाइन बनती है हमारी। इस प्रोटीन से आगे हमारी बॉडी डिज़ाइन बनती है। अब ये मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा हमारी बॉडी में कैसे चलता है। देखो, डीएनए में क्या है? डीएनए हैज़ द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन, और उन प्रोटीन से आगे बॉडी डिज़ाइन बन रहा है। अगर इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो क्या होगा? प्रोटीन भी चेंज होगा, और अगर प्रोटीन चेंज होता है तो हमारी बॉडी डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो डीएनए कॉपी तो बना रहा है, डीएनए ने कॉपी बनाया, ठीक है। आगे क्या होगा? ये कॉपी सेपरेट होती है। अभी क्या है? ये ओरिजिनल सेल है, इसको हम क्या बोल देंगे? ओरिजिनल सेल। पेरेंट का सेल, ओरिजिनल सेल। ये आगे रिप्रोड्यूस करेगा, इसने रिप्रोडक्शन करा, अपनी एक कॉपी बनाई, ठीक है। अब इस सेल को मैं रिप्रोड्यूसिंग सेल बोल सकती हूँ। इसको मैं रिप्रोड्यूसिंग सेल बोल देती हूँ, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन कर रही है, ये सेल रिप्रोड्यूसिंग सेल। हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल होती हैं, पर कुछ ही सेल्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है। जैसे हैंड की सेल, ये सब सोमेटिक सेल्स है। जैसे हमारे हैंड्स की सेल, लेग्स की सेल, ये सब सोमेटिक सेल्स में आती है। क्या आती है? ये सोमेटिक सेल्स में आती है, ठीक है। और अभी मैं जो रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ, रिप्रोड्यूसिंग सेल, वो सेक्स सेल्स होती है, वो आगे गैमीट्स भी बनाते हैं। वो पूरा प्रोसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक रैंडम पढ़ा रही हूँ, ओके, एक फ्लो चार्ट समथिंग पढ़ा रही हूँ, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम, आपको स्टेप बता रही हूँ बस। सबसे पहले डीएनए कॉपी बनी, कॉपी बन गई। अब ये जो कॉपी बनी है ये आगे क्या होगी? सेपरेट होगी। आप नोटिस करो डीएनए किस में है? सेल में है। डीएनए की कॉपी बन गई। अभी तो ये सेल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी तो कॉपी बनी है, अभी इसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर थोड़ी है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपी चली गई, सेपरेट आउट हो गई ये कॉपी। एक कॉपी किस में रहेगी?
ओरिजिनल सेल में, और एक कॉपी किस में जाएगी? न्यू सेल में। क्लियर हुआ? यहाँ पे जो कॉपी बनी थी वो नेक्स्ट सेल में चली गई। क्लियर है? ये ओरिजिनल सेल था हमारा। अगर इसके पास में सेलुलर अपैरेटस नहीं होता, फॉर एग्जांपल ये सेलुलर अपैरेटस नहीं होता, तो क्या होता है इस डीएनए कॉपी का? फर्स्ट स्टेप तो हमने पढ़ लिया, सबसे पहले कॉपी बनती है, फिर वो सेपरेट होती है। अब सेपरेट होने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पढ़ना है कि इसको एक पर्टिकुलर सेलुलर अपैरेटस भी चाहिए जिससे कि सारे लाइफ प्रोसेस हो इसके अंदर। डीएनए कॉपी के बाद में इसमें लंग्स चाहिए, इसमें किडनी चाहिए, इसमें हार्ट चाहिए, इसको सारे ऑर्गन्स चाहिए। क्या? वो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे? सेलुलर अपैरेटस। सेलुलर अपैरेटस ये भी होना जरूरी है, तभी इसमें लाइफ प्रोसेस मेंटेन हो सकते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि सेल डिवाइड हो गया। सबसे पहले कॉपी बनी, कॉपी सेपरेट हो गई, सेपरेट होने के बाद में इसमें सेलुलर अपैरेटस हो गया। नाउ वी कैन से दैट सेल इज डिवाइडेड। सेल डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन हो गया। ठीक है, ये बेसिक प्रोसेस था रिप्रोडक्शन का। नोट इट डाउन। तो हमें ये तो समझ में आ गया रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले सब बेसिक इवेंट क्या है रिप्रोडक्शन का? डीएनए की कॉपी बनना। डीएनए की कॉपी क्यों बनती है? क्योंकि डीएनए में ही इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की, वो प्रोटीन ही आगे बॉडी डिजाइन बनाएगा। ठीक है, फिर डीएनए अपनी कॉपी को एक ओरिजिनल सेल में रखता है और एक सेपरेट होके न्यू सेल के अंदर जाती है। फिर उसमें आगे सेलुलर अपैरेटस भी होना चाहिए लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। ये बेसिक रिप्रोडक्शन था। पर फिर भी हमें अभी भी हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला, दैट इज कि हम हमारे सिबलिंग से डिफरेंट क्यों दिखते हैं। सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब आइडेंटिकल क्यों नहीं है? ये जो डीएनए की कॉपी हो रही है, क्या ये एग्जैक्ट कॉपी है क्या? डू दीज कॉपीज ऑफ डीएनए आर एग्जैक्ट? नो, ये एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो प्रोसेस हो रहा है बायोकेमिकल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस ऐसे परफेक्ट नहीं है कि वो एकदम आइडेंटिकल जेरोक्स कॉपी निकाल देगा। कुछ न कुछ एरर्स रह जाते हैं और उन एरर्स को हम बोलते हैं वेरिएशन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन। और वेरिएशन के वजह से ही हम डिफर करते हैं हमारे सिबलिंग से। ठीक है, या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों लगते हैं? वेरिएशन की वजह से। जब ये मैकेनिज्म होता है डीएनए कॉपिंग का, जब वो एक्यूरेटली नहीं होता, जब एकदम परफेक्ट नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता डीएनए कॉपिंग का, तो अब क्या आ जाते हैं? वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है, चेंजेस आ जाते हैं। बायो में हर चीज़ में क्वेश्चन है। मैं भी आपको जितना भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, मैंने हर चीज़ उसमें आपको क्वेश्चन किया है। आपको भी हर चीज़ को क्वेश्चन करके ही समझना पड़ेगा। अब मैंने आपको समझाया कि कुछ चेंजेस आ जाते हैं। वेरिएशन को आप जनरल लैंग्वेज में चेंजेस बोल सकते हो। ठीक है, कि हमारे में और हमारे सिबलिंग्स में क्या चेंजेस है, या जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब डिफरेंट क्यों लगते हैं और हम हमारे पेरेंट्स से सिमिलर क्यों दिखते हैं। ठीक है, क्यों दिखते हैं सिमिलर? क्योंकि हमारे कैरेक्टर डीएनए के थ्रू हमारे पेरेंट्स से हमको मिले हैं, इसलिए हम सिमिलर लगते हैं। बट हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्यों डिफरेंट लगते हैं, मतलब वेरिएशंस क्यों आते हैं, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वेरिएशन क्यों आते हैं? क्योंकि डीएनए की कॉपिंग एग्जैक्ट नहीं हुई, एक्यूरेट नहीं हुई, कुछ एरर्स आ गए। ठीक है, समटाइम्स ये वेरिएशंस बहुत ड्रास्टिक होते हैं, ड्रास्टिक वेरिएशंस होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, या फिर बाद में भी कभी डीएनए में अगर कोई रेडिएशंस, आजकल हमारे वर्ल्ड में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इतनी रेडिएशंस के हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, उन रेडिएशन से हमारा डीएनए चेंज हो जाता है। और अगर हमारा डीएनए चेंज हो जाता है तो ये जो ये वेरिएशन इतने ड्रास्टिक हो जाते हैं कि सेल विल डाई।
डीएनए तो कॉपी हो जाता है, पर उस सेलुलर अपैरेटस जिसमें कि उससे जाना है, जिसको इनहेरिट, जो सेलुलर अपैरेटस उस डीएनए को, उस चेंज हुए हुए डीएनए को इनहेरिट करेगा, वो क्या होगा, वो उसको सरवाइव नहीं करने देगा, ठीक है, उसमें वर्क नहीं करता वो डीएनए, तो सेल विल डाई। हम देखते हैं ना कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो जैसे ही वो पैदा होते हैं, जैसे उनकी बर्थ होती है, वैसे ही दे विल डाई। कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है ना, कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वेरिएशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ड्रास्टिक हो जाते हैं दैट सेल विल डाई। बट ऐसा हर बार तो नहीं होता, हर बार वेरिएशंस आते हैं पर दे आर नॉट सो ड्रास्टिक। और उस केस में ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं, जैसे कि हम, उस केस में ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि कुछ वेरिएशन तो इतने ज़्यादा ड्रास्टिक थे कि वो सेलुलर अपैरेटस में वर्क नहीं कर पाए एंड सेल विल डाई, एंड कुछ इतने ड्रास्टिक नहीं थे कि सेल सरवाइव कर गया, ठीक है। बट अभी भी एक क्वेश्चन और है कि वेरिएशन आए क्यों, वेरिएशन का रीज़न क्यों, वेरिएशन क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में। आई विल टेल दिस आंसर, फर्स्ट नोट इट डाउन। अब आप सबको रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस तो समझ में आ गई कि रिप्रोडक्शन कितनी ज़्यादा ज़रूरी, रिप्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिज्म तभी पॉपुलेशन बनेगी। तो एक तरीके से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि रिप्रोडक्शन is linked with stability of population। रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी है पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे, धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करेंगे। ऐसे क्या होगा, फिर ऑर्गेनिज्म दूसरे एरिया में जाएंगे, वहाँ रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उस एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करेगी। हर जगह लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे तो हर जगह लाइफ एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? तो रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड विद स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एक कंक्लूजन और लिख सकते हैं हम, दैट इज वेरिएशन। रिगार्डिंग वेरिएशन इज inbuilt tendency of reproduction which leads to evolution, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। देखिए, वेरिएशन हमने अभी पढ़ा, जो चेंजेस आते हैं वो कब आते हैं, चेंजेस रिप्रोडक्शन में आते हैं, ये भी हमने पढ़ा, जब डीएनए कॉपिंग एक्यूरेट नहीं होती है। अब हम ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन होने पे जो वेरिएशन आते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, हमको एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। ये जो टर्म है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको पहले पूरा रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। नोट इट। अब मैं आपके हमारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इमेजिन करो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये पर्टिकुलर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ये पर्टिकुलरली पॉपुलेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्या बोल सकते हैं अब हम,
बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन बोल सकते हैं। और जिस एरिया में ये रह रहे हैं, जिस एरिया में ये रह रहे हैं, उस एरिया के लिए एक बायो की टर्म होती है नाइकी। ठीक है, इस एरिया में रह रहे हैं, इस नाइकी को ये बिलोंग कर रहे हैं। हमारा भी एड्रेस होता है ना, हम कहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना, कौन से ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहे हैं, कौन सी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, कौन सा कम है। ठीक है, अब इस ये एरिया में रह रहे हैं, ये बहुत, इनका आई कलर अलग है, इनका हेयर कलर अलग है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस है। पर क्या ये नाइकी कांस्टेंट रहेगा? ये नाइकी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता, कोई भी एरिया कांस्टेंट नहीं आ सकता, क्योंकि कोई भी एरिया में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, आप खुद सोचिए, हमारे एरिया में क्या चेंजेस आ सकते हैं। इकोसिस्टम में पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन किस में एग्जिस्ट करती है, इकोसिस्टम में। हम अगर हम बायो की टर्म यूज में लें, इकोसिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। टेम्परेचर का अगर हम देखें तो टेम्परेचर कैन गो अप एंड डाउन। ठीक है, वाटर लेवल कैन ऑल्सो गो अप एंड डाउन। सुनामी आ सकती है, अर्थक्वेक, ऐसे कोई भी नेचुरल कैलमिटी आ सकती है। मेटेरॉइट में भी कोई भी मेटेरॉइट आ जाए, गिर जाए, उससे भी क्या होएगा, एरिया, कोई भी नाइकी या कोई भी एरिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर एरिया खत्म होगा तो ये पॉपुलेशन भी पूरी खत्म हो जाएगी, ये पॉपुलेशन भी पूरी खत्म हो जाएगी। कोई भी एरिया, सुनामी आ गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये तो क्या हुआ, धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म मरने लग जाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर सकते। वाटर लेवल इतना बढ़ गया, टेम्परेचर इतना बढ़ गया, पर क्या लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी क्या? ऑर्गेनिज्म तो मर रहे हैं धीरे धीरे, कैलेमिटी आ गई, टेम्परेचर अप एंड डाउन हो गया, वाटर लेवल अप एंड डाउन हो गया, मेटेराइट या कोई भी फायर लग गई, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, किसमें चेंजेस किसमें आए, एरिया में, नाइकी में चेंजेस आए। अब नाइकी में चेंजेस आने की वजह से ऑर्गेनिज्म तो धीरे धीरे मर रहे हैं, पर क्या लाइफ खत्म होगी, क्या स्पीशीज खत्म होगी? एक क्वेश्चन और आ गया कि इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो तो चलो खत्म हो रहे हैं, क्या स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी? इन दोनों में आप को डिफरेंस तो पता है। कोई भी कैलेमिटी आई तो क्या होगा, किस पे इफेक्ट पड़ेगा, इंडिविजुअल पे इफेक्ट पड़ेगा या स्पीशीज पे? दोनों खत्म होंगे या दोनों खत्म होंगे? टेल मी, आंसर क्या है? इंडिविजुअल तो खत्म हम होते देख रहे हैं, एक एक इंसान मरते हैं, हमारे न्यूज़ में भी आता है आज इस एरिया में कैलेमिटी हुई, ठीक है, पर क्या होगा, स्पीशीज फिर भी क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेगी। कैसे रहेंगी स्पीशीज प्रेजेंट? वेरिएशन की वजह से। स्पीशीज किसके वजह से एग्जिस्ट कर पा रही है? ड्यू टू वेरिएशन। छोटा सा एग्जांपल है बैक्टीरिया का, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया की स्पीशीज थी, वो किसी पानी में रह रही थी, धीरे धीरे क्या हुआ, इस पानी का टेम्परेचर बढ़ा, बहुत सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए, पर एक बैक्टीरिया ऐसा था कि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वो क्या था? टेम्परेचर रेजिस्टेंट था। ये वाला जो बैक्टीरिया था वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस था। और अगर ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आया, ये क्या कर गया, सर्वाइव कर गया। किसी भी रीजन से इसमें एक वेरिएशन आया और ये सर्वाइव कर गया। अब आगे क्या होगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो बैक्टीरिया की स्पीशीज तो खत्म नहीं हुई, पर हाँ, जब ये कैलेमिटी आई, मतलब जब वाटर लेवल टेम्परेचर बढ़ा, जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया उसको टॉलरेट नहीं कर पाया उस टेम्परेचर को, वो सब दे विल डाई, वो सब खत्म हो गए। पर जो वेरिएंट था, मतलब जिसमें के अंदर टेम्परेचर रेजिस्टेंस था, उसको हम वेरिएंट बोल देते हैं। इसमें वेरिएशन आया ना, इसको हम बोल देते हैं वेरिएंट्स। ये जो वेरिएंट्स थे ये सर्वाइव कर गए ना, सर्वाइव, दे विल सर्वाइव। और ये जो सर्वाइव करेगा वही आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो वेरिएशन जरूरी है सर्वाइव, स्पीशीज के सर्वाइव के लिए, ना कि इंडिविजुअल के सर्वाइव के लिए। ये कंक्लूजन अब हम लिख सकते हैं आप इस एग्जांपल से कि वेरिएशन इज नेसेसरी और बेनिफिशियल
for species, but it is not confirmed that it is beneficial for individual. Thank you. We will continue in next lecture.